2 अप्रैल 1995 का दिन था और आधी रात कब की बीत चुकी थी। ज्यादातर मुंबई गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी राकेश मारिया की आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। करवटें बदल रहे मारिया हर 5 मिनट बाद बिस्तर से उठते और अपने बेडरूम में रखा फोन उठा चेक करने लगते कि उसमें डायल टोन आ भी रही है या नहीं, और अगर आ रही है तो फिर अब तक उनके पास वो कॉल क्यों नहीं आई जिसका इंतजार ने उनकी नींद उड़ा रखी है। ऐसी रातें कभी कभी उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया करती थी कि क्या ये करियर आखिर उन्होंने चुना ही क्यों। रात के 2 बिस्तर पर जाग रहे मारिया के मन में अपने काम को लेकर नकारात्मक विचारों का एक सैलाब सा उमड़ा हुआ था, क्योंकि जब पूरे मुंबई चैन की नींद सो रही थी तब उनके 5 अंडर कवर ऑफिसर्स पंजाब जा रही है एक ट्रेन में एक अत्यंत खतरनाक मिशन को अंजाम दे रहे थे। डीसीपी मारिया को मिली एक टिप के अनुसार डी कंपनी के 2 बहुत ही खतरनाक शार्प शूटर पंजाब मेल से दिल्ली जा रहे थे। शार्प शूटर जो पिछले 1 साल के दौरान कुल 7 लोगों को ऊपर भेज चुके थे। दाऊद के आदेश पर डी कंपनी द्वारा इन शूटर्स को दिल्ली से नेपाल और फिर नेपाल से दुबई भेजने का प्लान बनाया जा रहा था, और राकेश मारिया को हर हाल में इन्हें नेपाल जाने से पहले ही गिरफ्तार करना था। वो किसी भी कीमत पर इन दोनों को हथकड़ी लगाकर जल्द से जल्द मुंबई वापस लाना चाहते थे, लेकिन ये कहने में आसान था, करने में नहीं। क्राइम ब्रांच के पास शार्प शूटर की कोई फोटोज नहीं थी और ना ही इनके हुलिये के ऊपर कोई जानकारी। वो ट्रेन में कहां से बैठेंगे, उनकी सीट कौन सी बोगी में होगी, क्या वो अकेले सफर कर रहे होंगे या फिर पुलिस को चकमा देने के लिए उनके साथ औरतों और बच्चों को भी भेजा जाएगा। डीसीपी मारिया और उनकी टीम के पास इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं था। पूरे 2 साल हो चले थे और इन 2 सालों के दौरान उन्होंने लोकल खबरी को एक अच्छा खासा नेटवर्क खड़ा कर दिया था। बिना खबरी क्राइम ब्रांच का एक ऑफिसर बिल्कुल बिना इंजन की ट्रेन की तरह है, और राकेश मारिया इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। शायद इसलिए वो अपने खबरियों को कुछ ज्यादा ही ख्याल रखा करते थे। उनका कोई भी खबरी उन्हें किसी भी टाइम घर या ऑफिस में बिना किसी संकोच कॉल कर सकता था। 1 अप्रैल 1995 की सुबह भी उनके पास बिल्कुल ऐसा ही कॉल आता है। हेलो साहब, आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने का है, लेकिन फ़ोन पड़ रही। आप अभी के अभी वो रेड रोड वाले लाल गोदाम पर आ सकते हो क्या? अपने इस खबरी को मारिया काफ़ी टाइम से जानते थे, इसलिए किसी प्रकार के डबल क्रॉस का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता था। ठीक है, 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ। फोन नीचे रखते ही मारिया अपनी गाड़ी में रेड रोड के लिए निकल जाते हैं, जहां एक बड़े से गोदाम के पास ट्रकों की पार्किंग में उनका खबरी पहले से खड़ा हुआ था। सलाम साहब। हाँ सलाम, क्या बात है? कोई कांड वांड तो नहीं किया ना तू? अरे नहीं साहब, क्या बात कर रहे हो? आई शपथ माई तो एकदम क्लीन लाइफ जी रहा हूं आजकल। क्या हुआ फिर, कैसे बुलाया? मारिया पूछते हैं तो चारों तरफ एक नजर दौड़ाने के बाद अत्यंत दबी हुई आवाज में ये खबरी कहता है, साहब आजकल आप सेक्शन बहुत गर्म किए ना, इसलिए दाऊद के 2 टॉप शूटर को दुबई भेज रहे हैं वो लोग। कौन लोग? कौन भेज रहा है उनको? मारिया का ये सवाल सुनते ही उनका खबरी अचानक खामोश हो जाता है। एक खामोशी जिसका कारण 90 के दशक की मुंबई में फैली डी कंपनी का बेलगाम अंताक था। मेरे होते हुए डर लग रहा है। मेरे एक भी आदमी को आज तक कुछ हुआ है क्या साले? ये कहते हुए मारिया 100 के 3 नोट घबराए हुए इस खबरी की जेब में डाल देते हैं। अरे साहब नहीं, पैसे के लिए थोड़ी ना कर रहा हूं, कोई नहीं, रख ले, काम आएगा। और ये बता कि दाऊद गैंग में किसके शूटर है? साहब वो सौत्याज जो दाऊद का राइट हैंड था, जिसके बारे में मैं पिछली कई स्टोरीज में बता चुका हूं। अब इसके आगे की स्टोरी आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज के साथ।